लोग सबसे पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे एंड दैट टॉपिक इज न्यूट्रिशन। ठीक है ना, इसी टॉपिक से हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स न्यूट्रिएंट। जिस प्रोसेस से हम न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करेंगे इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एनर्जी, ताकि हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। और एनर्जी किस काम आएगी? हमारे पूरे बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए। तो न्यूट्रिशन को हम डिफाइन करते हैं द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग न्यूट्रिएंट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है ना, और उसी एनर्जी को हम यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ को, फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए। तो न्यूट्रिशन के साथ में जो पहली चीज आती है वो होता है आपका न्यूट्रिएंट। ठीक है ना, न्यूट्रिएंट इज एनी सब्सटेंस विच बेसिकली प्रोड्यूसेस एनर्जी। तो यहां पर हम लोग न्यूट्रिएंट को दो कैटेगरी में बाइफरकेट कर देते हैं। पहला आपका होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है, और दूसरी आपकी होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट। नाम से ही लगता है ना, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो मीन्स होता है विच इज रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। जिस न्यूट्रिएंट की हमको जरूरत ज्यादा मात्रा में पड़ती है, लार्ज क्वांटिटी में पड़ती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट। और जिस न्यूट्रिएंट की जरूरत हमें कम अमाउंट में पड़ती है, ट्रेस क्वांटिटी में, ट्रेस मतलब होता है स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है ना, जिस न्यूट्रिएंट की जरूरत हमको कम अमाउंट में पड़ती है उसे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट के कैटेगरी में डालते हैं। तो इन जनरल आप एक चीज याद रखिएगा कि इन टोटल देयर आर 16 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है ना, टोटल 16 टाइप्स के आपके इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं। इनमें से जो 9 होता है, ठीक है ना, ये 9 आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आता है। और जो 7 होता है ये आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो यहां पर आप कुछ नाम याद कर सकते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट का जो ज्यादा यूजफुल है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है ना, ये सब तुम्हारे मैक्रो न्यूट्रिएंट के कैटेगरी में आता है। इफ वी टॉक अबाउट माइक्रो न्यूट्रिएंट तो यहां पर आपकी मॉलिब्डेनम हो गई, बोरॉन हो गया, ठीक है ना, ये सब आपके जो होते हैं, माय मिस्टेक, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, इसके बाद आपकी मैग्नीज, ठीक है, ये सब आपकी माइक्रो न्यूट्रिएंट के कैटेगरी में आती है। तो कैसे डिफाइन करोगे? those nutrient which are required by the organism in large quantity is known as macronutrient. Some of the common examples are carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and phosphorus. माइक्रो को कैसे डिफाइन करते हैं? those nutrients which are required by the organism in trace quantity is known as micronutrient. इसके some of the common examples हैं molybdenum, boron, मैग्नीज, जिंक, ये सब तुम्हारे माइक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग ना न्यूट्रिएंट को एक और हम लोग ढंग से बाइफरकेट कर सकते हैं। कैसे? न्यूट्रिएंट की एक और क्लासिफिकेशन होती है, ये ऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन कहलाती है। मतलब कि न्यूट्रिएंट किस चीज को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो पहला होता है एनर्जी प्रोवाइडिंग, वो न्यूट्रिएंट जो कि हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करने के काम में आते हैं। दूसरा होता है बॉडी बिल्डिंग, ठीक है ना, जो बेसिकली बॉडी का मस्कुलेचर और ओवल और स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। और तीसरा होता है आपका रेगुलेटिंग न्यूट्रिएंट, ये बेसिकली हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, चलिए मैं तीनों आपको बताता हूं। एनर्जी प्रोवाइडिंग, हम लोग दिन भर में जितना काम करेंगे ना, उस काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी। तो आपको मैं 5 नाम बताता हूं, इन 5 को हम लोग इस 3 कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, मैं स्मॉल में लिख रहा हूं, मतलब कि शॉर्ट में लिख रहा हूं, सी फॉर कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद आपकी पी फॉर प्रोटीन, एल फॉर लिपिड, लिपिड इज ऑल्सो नोन एज फैट, ठीक है ना। इसके बाद आपकी मिनरल्स एंड इसके बाद आपकी विटामिन, और सबसे एक और लास्ट में हम ऐड कर सकते हैं वाटर। हालांकि इसको हम न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में नहीं डालेंगे, बट दिस इज ऑल्सो वेरी यूजफुल। तो ये जो आपके 4 न्यूट्रिएंट आप देख रहे हो ना, 5, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन, इसको हमने इस 3 ग्रुप में बांटा है। तो अगर आप बोलोगे कि आउट ऑफ दिस 5 इनमें से कौन सा आपका एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो याद रखना है आपको कार्बोहाइड्रेट और साथ में आपकी फैट, ठीक है ना।
ये दो जो न्यूट्रिएंट होते हैं आपके, इनको हम बोलते हैं एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट, मतलब कि ये हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करेंगे। तो ये तो पहला फंक्शन हो गया। अब दूसरी बात आती है कि एनिमल्स के केस में मसल फॉर्म करना पड़ता है, ठीक है ना, बॉडी बिल्ड करनी पड़ती है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। तो उसके लिए आपकी जो न्यूट्रिएंट होती है दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन को हम मसल बिल्डिंग न्यूट्रिएंट की तरह जानते हैं, ठीक है। और रेगुलेटिंग मतलब कि हमारे बॉडी फंक्शंस को जो कंट्रोल करते हैं, उसके लिए आपकी होती है मिनरल्स एंड विटामिन्स, ठीक है ना। ये दोनों बेसिकली हमारे बॉडी के इनेट फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है। चलिए, जैसे मैं जी आपको बताता हूं, ब्लड, अमाउंट ऑफ ब्लड इन बॉडी, ठीक है ना। बॉडी में ब्लड कितना होगा ये इस पे निर्भर करता है कि हमारे बॉडी में आयरन का परसेंटेज कितना है। तो अगर आप अपने डाइट में प्रॉपर अमाउंट ऑफ आयरन लेते हो, जिसको हम शो करते हैं Fe से, तो अगर आप प्रॉपर अमाउंट ऑफ आयरन ले रहे हो तो आपके बॉडी में ब्लड क्या होगा, प्रॉपर सफिशियंट अमाउंट में होगा। अगर हमारे डाइट में आयरन कम हो जाएगा तो हमारे बॉडी में ब्लड भी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाती है, ठीक है। इसी ढंग से अगर आप बोलो, आई साइट, हमारी आंखों की जो देखने की क्षमता होती है, ठीक है ना, हमारी आई साइट डिपेंड करती है किस पे, विटामिन ए पे। अगर हमारे डाइट में विटामिन ए प्रॉपर होता है तो हमारी आई साइट भी क्या होती है, नॉर्मल होती है, प्रॉपर होती है, ठीक है। अगर आपके डाइट में विटामिन ए कम हो जाए तो वी सफर फ्रॉम ए डिजीज नॉट एज नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो आप इसका बारे में जानते भी होंगे कि अगर हमारे बॉडी में विटामिन ए कम हो जाए तो हम नाइट ब्लाइंडनेस से सफर कर सकते हैं। इसी ढंग से अगर आप बोलोगे विटामिन सी, ठीक है ना, तो विटामिन सी जो होती है बेसिकली ये हमारे बॉडी के इम्यूनिटी को कंट्रोल करती है। इम्यूनिटी मतलब कि एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज प्रोड्यूसिंग पैथोजेंस। वैसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में डिजीज प्रोड्यूस करता है, उससे रोकने के लिए हमारे बॉडी में क्या पाई जाती है, इम्यूनिटी पाई जाती है। और इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए हमारे डाइट में क्या चाहिए, विटामिन सी। तो इन सब एग्जांपल्स पे अगर ध्यान दोगे ना, जो मैंने पहला 3 एग्जांपल दिया है ये तीनों, तो तीनों एग्जांपल में आप देखो मिनरल्स और विटामिन जो होते हैं ना, ये ह्यूमंस के बॉडी में बेसिक फंक्शंस को कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो इसी कारण से हमने न्यूट्रिएंट को ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे आर परफॉर्मिंग इन द बॉडी, हमारे बॉडी में कैसा परफॉर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग 3 आपका रोल हो जाता है। एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट नॉन एज प्रोटीन, एंड रेगुलेटिंग न्यूट्रिएंट नॉन एज मिनरल्स एंड विटामिन, ठीक है। तो इसको हमने बांट दिया। वाटर को याद रखोगे, वाटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वाटर एक्ट एज ए यूनिवर्सल मीडियम। किसी भी रिएक्शन को करने के लिए आपको क्या चाहिए, मीडियम। तो ह्यूमन के केस में या एनिमल के केस में वाटर जो होता है ना, वो एक मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो हमारे बॉडी में होते हैं। इसलिए वाटर इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज ए न्यूट्रिएंट। यहां तक बेटा समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको ना? नहीं सर। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, इसलिए आप काइंडली मैसेज कर दिया कीजिएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है, कहीं कोई इशू नहीं है? जस्ट मिनट, मैं देख लेता हूं। ओके, चलिए ठीक है बाबू। अब हम लोग आते हैं एक्चुअल टॉपिक जो हम लोग का यहां से शुरू होता है, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान दोगे तो जब हम न्यूट्रिशन बोलते हैं ना, तो बेसिकली देर आर 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर? इसको हम 2 ब्रॉड कैटेगरी में बांटते हैं। पहला हमारा होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और दूसरी आपकी होती है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसमें ध्यान दो, दोनों वर्ड के पीछे में तुम्हारा क्या है, ट्रॉपिक, TROPHIC। यहां भी देखो, यहां भी तुम्हारा वर्ड है ट्रॉपिक। अगर तुम फर्स्ट वर्ड पे ध्यान दोगी तो ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ठीक है। एंड दिस ट्रॉपिक वर्ड ये शो करता है तुम्हारा फूड या न्यूट्रिशन को, ठीक है ना। सेल्फ न्यूट्रिशन इज नॉन एज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और हेट्रो मीन्स आपकी होती है डिफरेंट, ठीक है ना।
हेट्रो मीन्स एनीथिंग अदर देन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इसके अंदर में आता है आपका हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। तो अगर आप ऑटोट्रॉपिक बोलते हो तो ऑटोट्रॉपिक की सबसे क्लासिकल एग्जांपल आपकी होती है प्लांट्स। प्लांट्स के केस में यू नो वेरी वेल कि प्लांट्स कैन सिंथेसाइज देयर ओन ऑर्गेनिक फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज रॉ मटेरियल्स। तो प्लांट्स तो आपका सबसे क्लासिकल एग्जांपल होता है। लेकिन आप अभी दो चीज जानेंगे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम फिर से बाइफरकेट कर सकते हैं इनटू टू टाइप्स, ठीक है ना, जिसमें पहला होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस, और दूसरी आपकी होती है केमोसिंथेसिस, केमोसिंथेसिस। तो ये बेसिकली दोनों ही आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर में आता है। आई एम क्वाइट श्योर कि ये वर्ड तो आप फेमिलियर हो बहुत अच्छे से, फोटोसिंथेसिस से आपने स्कूल में पढ़ा भी होगा। लेकिन केमोसिंथेसिस क्लास 10 के लेवल पे बेसिकली टीचर्स डिस्कस नहीं करते और ये टॉपिक पढ़नी भी नहीं है, लेकिन केवल आप नॉलेज पर्पस के लिए याद रखिए। देखिए इन दोनों वर्ड में एक चीज कॉमन है आपका, सिंथेसिस। सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब होता है टू पुट टुगेदर, टू पुट टुगेदर, ठीक है ना, या फिर टू प्रोड्यूस। अगर आप इसको लेमेन्स लैंग्वेज में जानोगे तो टू प्रोड्यूस। अब पहले वर्ड पे ध्यान दे दो, फोटो, यहां पर है फोटो, यहां पर है आपका केमो। तो फोटो मीन्स आपकी होती है लाइट, ठीक है ना, और केमो मीन्स आपका होता है केमिकल। तो दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, दोनों में ही ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बना सकते हैं, बट इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे यूटिलाइज लाइट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। जब आपकी फोटोसिंथेसिस होगी ना, जो कि ग्रीन प्लांट्स में होता है, तो वहां पर लाइट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज किया जाता है। आप थोड़ा सा इसको इस ढंग से रिलेट करो कि घर में मम्मी जब खाना बनाती हैं तो हमारे पास सब कुछ है। मान लेते हैं कि रोटी बनानी है, तो रोटी बनाने के लिए रॉ मटेरियल आपका क्या है, आटा है और पानी है। तो ये रॉ मटेरियल्स तो आपके पास है, लेकिन रोटी तब तक नहीं बनेगी जब तक घर में कोई सोर्स ऑफ एनर्जी ना हो। जैसे कि एलपीजी होती है, हमारे पास गैस है, या फिर हम स्टोव यूज करते हैं, या फिर हम ओवन यूज कर सकते हैं, कोई भी आप जो यूज कर रहे हो एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जब तक एनर्जी नहीं आएगी खाना बनेगा नहीं। तो फोटोसिंथेसिस के केस में प्लांट बेसिकली यूज दिस लाइट एनर्जी टू प्रोड्यूस देयर ऑर्गेनिक फूड। लेकिन जहां केमोसिंथेसिस की बात होती है ना, वहां लाइट एनर्जी यूज नहीं किया जाता, वहां केमिकल्स को यूज किया जाता है, और केमिकल्स के बॉन्ड को ब्रेक करके एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। जब हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो वहां से क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। जैसे कि एक केमिकल आप याद रखो, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ये बेसिकली कहां पर होता है, तो दोनों के बीच में एक डिफरेंस आप याद रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ऑल ग्रीन प्लांट्स। दुनिया के जितने भी प्लांट ग्रुप के मेंबर्स हैं सब में फोटोसिंथेसिस होती है। अलोंग विद दैट एक एग्जांपल और याद रखिए, बीजीए। बीजीए इज नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका एक और नाम होता है साइनोबैक्टीरिया। ये मुझे लगता है कि आपने अगर नहीं पढ़ा होगा तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि बैक्टीरिया जो होते हैं ना बेसिकली हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। लेकिन इस ग्रुप का जो बैक्टीरिया होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रुप का बैक्टीरिया, लाइक नोस्टॉक, एनाबेना, उनके केस में आपकी क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। और ग्रीन प्लांट्स तो आप जानते ही हो, दुनिया में जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं सबके सब फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं। लेकिन केमोसिंथेसिस केवल पाई जाती है बैक्टीरिया के केस में, ठीक है। तो ये आपके लिए उतनी यूजफुल नहीं है, जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस मैंने आपको बताया है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दो टाइप्स का हो गया। डिफिनेशन अभी हम डिस्कस करेंगे। पहला होता है फोटोसिंथेसिस, दूसरा होता है केमोसिंथेसिस। इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस द सोर्स ऑफ एनर्जी इज लाइट, इन केस ऑफ केमोसिंथेसिस सोर्स ऑफ एनर्जी इज केमिकल। क्लियर है? अच्छा, ये वाली आपके लिए यूजफुल नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हो, आप इस पे केवल ध्यान देना। तो याद रखना फोटोसिंथेसिस दो ग्रुप में होता है, ग्रीन प्लांट्स में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, और आपकी एक और ग्रुप है प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ ग्रुप। प्रोटोजोआ ग्रुप में एक प्लांट होता है, एक ऑर्गेनिज्म होती है, एक्चुअली प्लांट तो नहीं है, उसे हम यूग्लिना बोलते हैं। यूग्लिना के केस में भी आपकी फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये हो गया हमारा पहला न्यूट्रिशन का मोड, नॉन एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब आते हैं हम लोग दूसरे वाले में,
दैट इज नोन एज हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो याद रखना है कि हेट्रोट्रॉपिक मीन्स अदर देन ऑटोट्रॉपिक। सबसे पहला, इट इज दैट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। यहां पर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। इसका मतलब कि जो भी ऑर्गेनिज्म में हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाई जाती है, दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। ठीक है ना? ये किस पे डिपेंडेंट करते हैं? प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। क्यों? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको खाना कहां से मिलेगा? प्लांट से मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बकरी लोगे तो वो हर्बीवोरस होती है, सीधे प्लांट को खा लेगी। लेकिन अगर आप लायन लोगे, लायन का एग्जाम्पल, तो लायन आपकी कार्निवोरस है। लायन सीधा घास तो खा नहीं सकता, तो वो किसको खाएगा? बकरे को। लेकिन बकरे ने क्या खाया है? आपका प्लांट। इसका मतलब कि जितने भी हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट फॉर देयर न्यूट्रिशन। ठीक है ना? तो कुछ हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप ध्यान रखिए। सबसे पहला होता है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है ना? इसके बाद एक और आपको याद रखनी है, पारासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पारासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और तीसरा आपको जो पढ़ना है वो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है ना? तो ये तीन तरह की न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ते हैं हेट्रोट्रॉप्स के अंदर में। एग्जाम्पल देख लीजिए। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपका पाया जाता है फंगस के केस में। ऑल फंगस और मेंबर्स सो सेप्रोफाइटिक और सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डिफिनेशन मैं बोल देता हूं, आप लोग इसको, मैं नोट्स भेज दूंगा, उसमें आपको इसकी डिफिनेशन मिल जाएगी। सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है ना, फंगस बेसिकली किसी भी डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस को डिकम्पोज करता है, और डिकम्पोज करने के बाद उसके न्यूट्रिएंट को वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसके साथ एक याद रखिएगा कि सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होती है ना, ये एब्जॉर्प्टिव नेशन, ये मतलब नेचर की होती है। इसका मतलब कि यहां पर फंगस जो होते हैं ना, ये न्यूट्रिएंट्स को सॉल्युबल स्टेट में आपका क्या करते हैं? वो इनटेक करेंगे। ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो कि डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस को डिकम्पोज करके मिलता है। पारासिटिक न्यूट्रिशन, नाम से ही लगता है, पारासिटिक न्यूट्रिशन इज बेसिकली ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन होस्ट एंड पारासाइट। ठीक है ना? जब आप पारासिटिक न्यूट्रिशन की बात करोगे ना, तो यहां पर आपको एक होस्ट चाहिए और एक पारासाइट चाहिए। माय मिस्टेक, इसको मैंने गलती से लिख दिया है, इसको आई को हटा दोगे, ये पारासाइट है। तो ध्यान रखना है कि होस्ट जो होता है वो होता है डोनर, ये केवल और केवल देता है, और पारासाइट हमेशा होता है रिसिपिएंट लेवल का। ठीक है ना? और होस्ट हमेशा नेगेटिव साइड में रहता है, मतलब इनका केवल लॉस ही लॉस होगा। लेकिन पारासाइट जो होते हैं, इनका केवल बेनिफिट होता है। तो पारासिटिक न्यूट्रिशन का एक आप एग्जांपल आप देखिए, आप लोगों ने सुना भी होगा, हिंदी में इसे हम जॉक बोलते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है लीच, और लीच का साइंटिफिक नेम होता है हिरुडिनारिया। तो ये जो लीच होती है ना, ये किस पे फीड करती है? ब्लड पे। ठीक है ना? आप अगर किसी पॉन्ड में जाओगे या लेक में जाओगे, तो नहाने के दौरान कभी कभी हमारे बॉडी में लीच अटैच हो जाते हैं, और क्या सक करते हैं? ब्लड को सक करते हैं। तो लीच का तो केवल फायदा है, उसको ब्लड मिल रहा है, लेकिन जो होस्ट है उसका केवल नुकसान होता है। तो ये आपकी हो गई पारासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पहला हो गया सेप्रोट्रॉपिक, फंगस के केस में। पारासिटिक का मैंने एक एग्जांपल लिख दिया है। और तीसरा आपका हो गया होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो होती है जहां पर कोई ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली कंज्यूम्स सॉलिड फूड। ठीक है ना? यहां पर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सॉलिड फूड कंज्यूम करते हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे भी, दैट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आप ध्यान दोगे तो ह्यूमन जो होते हैं ये खाने को इनटेक करते हैं। ठीक है ना? तो ह्यूमंस आर द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलो मीन्स होता है आपका कंप्लीट। ठीक है? कहीं भी अगर होलो वर्ड आएगा इसका मतलब हो जाता है कंप्लीट। और जोइक वर्ड ये आता है आपका जोएन वर्ड से। ठीक है ना? जिसका मतलब होता है आपका एनिमल। तो होलोजोइक एनिमल्स आर दोज एनिमल्स इन विच द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। अगर तुम ध्यान दोगे, आप लोगों को याद है क्लास 9 में आपने एक चैप्टर पढ़ी थी, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसमें जब आप पढ़ते हो ना,
तो एनिमल किंगडम का जो सबसे पहला हमारा फाइलम होता है वो होता है पॉरीफेरा। तो अगर आप पॉरीफेरा में देखोगे ना, तो पॉरीफेरा के केस में डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होती है। इनकम्प्लीट मतलब समझो आप पहले, इन केस ऑफ ह्यूमन वी हैव सेपरेट ओपनिंग। हमारे केस में ना दो ओपनिंग पाई जाती है, एक होता है आपका माउथ, ठीक है, और दूसरा होता है आपका एनस। तो अगर आप ध्यान दोगे तो माउथ का एक ही काम होता है फूड को इनटेक करना, और एनस का काम होता है अनडाइजेस्टेड फूड को इजेस्ट करना। तो ये आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है, जहां पर कि दो ओपनिंग होती है, माउथ एंड एनस। लेकिन पॉरीफेरा के केस में देयर अकर सिंगल ओपनिंग, खाना जाएगा भी वहीं से, और इनडाइजेस्टेड फूड आपकी निकलती भी कहां से है, उसी प्लेस से आपकी वापस निकल जाती है। तो याद रखना है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब होता है कंप्लीट न्यूट्रिशन, और यहाँ के केस में डाइजेस्टिव सिस्टम पाई जाती है। इसको हम लोग इस टॉपिक में कवर भी करेंगे, दैट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आते हैं हम लोग अपना जो इसका आपका सबसे प्राइमरी टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, दैट इज फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, इसको हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए, डिफिनेशन लिखने में थोड़ा टाइम जाएगा, इसलिए मैं आपको डिफिनेशन को क्या करता हूं ना, मैं जब भी फोटोसिंथेसिस डिफाइन करने की कोशिश करता हूं या रिस्पायरेशन, तो आई ऑलवेज फॉलो द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो बहुत जरूरी है। तो सब और इक्वेशन से आपको दो तीन चीजें क्लियर हो जाती है। डिफिनेशन पे हम आते हैं, पहले इक्वेशन लिखते हैं। फर्स्ट रॉ मटेरियल, पहले हमको रिएक्टेंट साइड का सारा कुछ लिखना है। फर्स्ट रॉ मटेरियल इज CO2 प्लस, सेकेंड रॉ मटेरियल इज H2O। यहां पर हमने रिएक्शन का सिंबल दिया। इसके ऊपर में सोर्स ऑफ एनर्जी हमको लिखना है, दैट इज सनलाइट। ठीक है, और इस सनलाइट को इंट्रैप करने का, पकड़ने का काम कौन करता है, क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल बेसिकली सनलाइट को इंट्रैप करने का काम करती है। तो CO2 H2O ये आपके हो गए रॉ मेटेरियल्स दोनों। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इट प्रोड्यूसेस ग्लूकोज, C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन ऑक्सीजन प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। इसको आप बैलेंस कर सकते हो, यहाँ 6 लिख दो, यहाँ पर आप लिख दो 12। तो ये आपकी हो गई पहली रॉ मटेरियल, ये हो गई आपकी दूसरी रॉ मटेरियल। दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, दिस इज द कैटलिस्ट, दिस इज द प्रोडक्ट। ठीक है ना, ये आपकी हो गई प्राइमरी प्रोडक्ट, और ये ऑक्सीजन ये आपका हो गया बाई प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो हम डिफिनेशन को कितने अच्छे से असेंबल कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स synthesizes their organic food, that is glucose, using raw material carbon dioxide and water in presence of sunlight and chlorophyll, and oxygen is produced as a by-product। ठीक है, मैं देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं, आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए। फोटोसिंथेसिस इज ए बायोलॉजिकल फेनोमेनन बाय विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइजेस देयर ऑर्गेनिक फूड। ये हो गया आपका ऑर्गेनिक फूड, दैट इज ग्लूकोज। ठीक है ना, ऑर्गेनिक फूड in presence of raw materials like carbon dioxide and water, using sunlight as a source of energy and chlorophyll in order to produce glucose, and oxygen is produced as a byproduct। तो आपको हमेशा याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट जो होता है वो आपका होता है ऑक्सीजन। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे ना, पूरा हम लोग बाइफरकेट करेंगे फिर से कि ये एक्चुअली में पूरा प्रोसेस होता कैसे है। लेकिन इसके साथ साथ एक और रिएक्शन मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि हमारी जो पूरी अर्थ है ना, अर्थ का जो इकोसिस्टम है, ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम दो फेनोमेनन पे डिपेंड करता है। पहला फेनोमेनन होता है फोटोसिंथेसिस, और दूसरी होती है रिस्पायरेशन। मैं उसका भी लिख देता हूं। अगर आप रिस्पायरेशन की बात करते हो तो उसका होता है आपका इक्वेशन C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ये ब्रेक होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ATP। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन किसकी है, ये इक्वेशन है आपकी रिस्पायरेशन की। ठीक है, आप इस दोनों इक्वेशन में अगर आप ध्यान दोगे तो आप देखो कि एक इक्वेशन का रिएक्टेंट दूसरे इक्वेशन का प्रोडक्ट है,
और दूसरे इक्वेशन का जो आपका रिएक्टेंट है वो पहले रिएक्शन का प्रोडक्ट है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस में बनता क्या है आपका, ग्लूकोज, साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन। लेकिन जब रिस्पायरेशन की बात करेंगे ना, तो रिस्पायरेशन के केस में देख लीजिए ग्लूकोज को बर्न किया जाता है, ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। ग्लूकोज को बर्न किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ, ओके, होलोजोइक ना, ठीक है, मैं बोलता हूं, मैं बोल दे रहा हूं, पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूं। आप देखिए मैंने जो इक्वेशन आपको दिखाया है इस पर थोड़ा सा ध्यान दो। यहां पर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेके क्या बनाया गया है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। बदले में हम जब ग्लूकोज खाएंगे तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको ब्रेक डाउन कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो आप देख लीजिए हमारी पूरी की पूरी जो सिस्टम होती है ना, अर्थ की सिस्टम, ये इस दोनों रिएक्शन पे बेस्ड होती है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं बनेगा, अगर ऑक्सीजन नहीं बनेगा तो एनिमल्स रिस्पायरेशन नहीं कर पाएंगे, सेलुलर रिस्पायरेशन। अगर एनिमल्स में सेलुलर रिस्पायरेशन नहीं होगी तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड के एब्सेंस में खाना नहीं बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आपने बोला था होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स सॉलिड फूड, ठीक है ना, बाय मींस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जब हम सॉलिड फूड को कंज्यूम करते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के हेल्प से, और यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब समझना है माउथ के हेल्प से, ठीक है ना, तो इसे हम बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैंने वर्ड को स्प्लिट किया था। होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब कि कंप्लीट न्यूट्रिशन, एंड कंप्लीट न्यूट्रिशन मीन्स आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप चाहिए तो लिख लीजिए। दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स सॉलिड फूड is known as holozoic mode of nutrition. It is also known as complete nutrition and takes place in case of animals only. केवल एनिमल्स के केस में आपका होता है आपकी होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। अच्छा, हमने इक्वेशन देखा है, अब वापस हम लोग बेसिक्स स्टार्ट करते हैं आपका फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। तो मैं इसको बिल्कुल पॉइंट वाइज लिख रहा हूं ताकि आपका एग्जाम का कवर हो जाए। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो रॉ मटेरियल्स क्या क्या होंगे, ये क्वेश्चन है। तो पहला रॉ मटेरियल आपका है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा आपका है H2O, ठीक है ना। सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी इज सनलाइट। ये आपकी सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करेगी, और सनलाइट के अंदर में आपका क्या पाया जाता है, फोटॉन्स पाए जाते हैं। आपने फिजिक्स में ये वर्ड सुना होगा, फोटॉन्स आर बेसिकली पैकेट्स ऑफ एनर्जी। जो सनलाइट के अंदर में छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं ना, उन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं। और फोटॉन्स के अंदर में जो एनर्जी पाई जाती है उसे हम क्वांटम एनर्जी कहते हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के लैंग्वेज में ये बता रहा हूं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपका कैटलिस्ट आप बोल सकते हो, या आप सिंपली याद रखिएगा कि इस सनलाइट को इंट्रैप करने का काम कौन करता है, क्लोरोफिल, ठीक है। एंड दिस क्लोरोफिल इट रिमेन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनेल दैट इज क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में पाया जाता है। आपको याद रखना है कि इन केस ऑफ हायर प्लांट्स देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, 5 तरह के क्लोरोफिल पढ़ने होते हैं, लेकिन आपको केवल एक ही क्लोरोफिल ध्यान रखना है, दैट इज क्लोरोफिल ए। आप केवल एक ही क्लोरोफिल के बारे में ध्यान दीजिए, क्लोरोफिल ए। इसका फॉर्मूला होता है C55H72O5N4Mg। हम जब केमिस्ट्री पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन का चैप्टर, तो मैंने बार बार आपको बोला था कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये बेसिकली लिविंग वर्ल्ड का ना बेस है। यही चारों न्यूट्रिएंट जो होते हैं ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंपोनेंट को फॉर्म करते हैं। अच्छा, एक और चीज आप 1 मार्क्स के लिए याद रखिएगा, पूछा जा सकता है क्लोरोफिल के अंदर में कौन सी मिनरल पाई जाती है जो कि उसका सेंटर होता है, तो आंसर है आपका मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का जो ये है ना सेंटर जो पाया जाता है वो मैग्नीशियम का बना होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगर पूछा जाएगा
कि क्लोरोफिल के अंदर में कौन सा कैटलिस्ट होगा या फिर आपका न्यूट्रिएंट पाया जाएगा, तो आप आंसर देंगे मैग्नीशियम। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो पहले तो ये याद रखिए कि रॉ मटेरियल हमारा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी हो गई सनलाइट, और उसको इंट्रैप करने के लिए हमारे पास पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो यहां पर हमारी टॉपिक आ जाती है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट इज बेसिकली ए सेल ऑर्गेनेल, ये तुम्हारा एक सेल ऑर्गेनेल है। तो सबसे पहले तो ये केवल पाया जाता है इन केस ऑफ प्लांट्स। एनिमल सेल के केस में यू नो वेरी वेल, एनिमल्स फोटोसिंथेसाइज नहीं कर सकते, दैट मीन्स कि उनमें आपकी क्लोरोप्लास्ट भी नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट का डिफिनेशन आपने बुक में देखा होगा। तो हम लोग क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम, माई मिस्टेक, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम आप लोगों ने बुक में देखा होगा, तो हम एक सिंपल डायग्राम बना लेते हैं क्लोरोप्लास्ट का। तो सबसे पहले तो एक चीज आप याद रखिएगा ना कि क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, these two cell organelles are known as सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। हम क्लोरोप्लास्ट को और आपका माइटोकॉन्ड्रिया को दोनों को क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस। लाइन कट गया है क्या बाबा? सेमी ऑटोनोमस, ठीक है। आप दोनों में कोई मुझे बता पाएंगे व्हाट डू यू मीन बाय सेमी ऑटोनोमस? आप सेमी को हटा दो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोनोमस? ऑटोनोमस मीन्स होता है एनी ऑर्गेनिज्म और एनी स्ट्रक्चर विच कैन कंट्रोल्स इट्स ओन फंक्शन, जो अपने खुद के ये डिवीजन को, अपने फंक्शंस को कंट्रोल कर सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस। तो ये पूरा कंट्रोल नहीं कर सकता, ये अप टू सर्टेन एक्सटेंट अपने डिवीजन को कंट्रोल करता है, इसलिए हमने इसे नाम दिया है सेमी ऑटोनोमस। साथ में एक पॉइंट याद रखिएगा, जब आपसे पूछा जाता है कि किसी भी सेल के अंदर में डीएनए कहाँ पाई जाती है, क्रोमोजोम कहाँ पाया जाता है, तो हमारा फ्लैट आंसर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर में क्या पाई जाती है, आपका डीएनए एंड उसके साथ के प्रोटीन्स। लेकिन आपके न्यूक्लियस के सिवा दो सेल ऑर्गेनेल ऐसी होती है जिसका अपना खुद का डीएनए होता है, उसमें से पहले होती है क्लोरोप्लास्ट और दूसरी होती है माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में खुद का डीएनए है, इसी के लिए इन्हें नाम दिया गया है सेमी ऑटोनोमस, बिकॉज बिना डीएनए के कभी भी डिवीजन हो नहीं सकती है। तो जैसे सेल डिवाइड करता है ना, तो सेल के डिवीजन के समय न्यूक्लियस डिवाइड करती है, डीएनए डिवाइड करता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये भी खुद को डिवाइड कर सकते हैं यूजिंग देयर ऑन डीएनए। अच्छा, इस डायग्राम पे आ जाओगे, ये थोड़ा सा डायग्राम ना बेटा, यहाँ पर थोड़ा